एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे। आज हमारा चैप्टर 5 यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया होने वाला है। इससे पहले हमने चैप्टर 4 का दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उनसे आप अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर 5 में आ चुके हैं। तो इसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। जैसा कि ऑब्जेक्टिव की बात है तो आपको PDF में ऑलरेडी दिए गए हैं। PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर आगे जो हमारे मेन क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर है 4 अंक के जो हमारे लेंथी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली बताइए। यानी कि जो दक्षिण एशिया वाला पूरा क्षेत्र है, वहाँ जितने भी देश है उसमें किस तरीके की पॉलिटिकल व्यवस्था है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दक्षिण एशियाई देशों में एक ही राजनीतिक प्रणाली नहीं है, अपितु विभिन्न प्रकार की राजनीतिक तंत्र स्थापित है, जो निम्न बिंदु से स्पष्ट है। सबसे पहले दक्षिण एशिया के 2 देश भारत और श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र कायम है। यानी कि भारत और श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर लोकतंत्र है। उसके बाद अगर दक्षिण एशिया के देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखें तो लोकतांत्रिक व सैनिक दोनों प्रकार के शासन वहाँ पर समय समय पर कायम रहते हैं। अभी वर्तमान में वहाँ पर क्या है तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम है। किसकी बात की हमने? पाकिस्तान और बांग्लादेश की। ठीक, उसके बाद अगला है यहाँ पर नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। 2008 में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, जहाँ लोकतंत्र बोल रही हूँ वहाँ पर जनता का शासन एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। ठीक, तो अब वहाँ पर लोकतंत्र हो चुका है, पहले राजतंत्र था। उसके बाद भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है। राजा के नेतृत्व में यहाँ पर बहुदलीय पार्टी से लोकतंत्र स्थापित है। उसके बाद है मालदीव में 1968 तक सल्तनत थी। ठीक है, सल्तनत का शासन था। 1968 में क्या हुआ, सल्तनत को समाप्त कर दिया और एक गणराज्य के रूप में शासन की अध्यक्षतात्मक प्रणाली को स्वीकार किया गया। तो इस तरीके की जो दक्षिण एशिया के देश है वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था है या राजनीतिक प्रणाली है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। जो श्रीलंका था वहाँ पर एक बहुत बड़ा जातीय संघर्ष चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था। तो वो क्या है उसके बारे में बताना है। तो चलिए इसके आंसर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्रीलंका का जातीय संघर्ष। सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। तो श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग क्या थी? ये संघर्ष या फिर ये युद्ध या गृह युद्ध क्यों हो रहा था कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग कर दिया जाए और अलग राष्ट्र बनाया जाए। अब क्यों बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, चलिए इसको समझते हैं। देखो, आज़ादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्य सिंहली समुदाय का दबदबा था। यानी कि आज़ादी के बाद वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी संख्या थी वो थे सिंहली समुदाय के लोग। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ थे। जो ये सिंहली समुदाय के लोग थे, ये भारत छोड़कर जो तमिल यहाँ से गए थे उनके विरोध में थी। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका पे तमिलियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ किनका है? सिंहली लोगों का। और उनका ये कहना था कि ये जो श्रीलंका है ये हमारा है, तमिलों का नहीं है। ठीक, उनके साथ यहाँ पर अच्छा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। जब ऐसा व्यवहार तमिलों के साथ होने लगा तो एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई और 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम की स्थापना हुई। श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा, और ये जो संगठन बनाया ये श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष कर रहा था। इसने तमिल इलम यानी कि श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। कौन सा देश? तमिल इलम नामक एक नया देश, श्रीलंका का कुछ हिस्सा तमिलों को दिया जाए, जो जो पहले से वहाँ रह रहे थे उनको। ठीक, उसके बाद आगे क्या हुआ? जब ये मांग की, श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी हुई थी, तो भारत की जो तमिल जनता थी वो भारतीय सरकार पर दबाव बना रही थी। इसलिए 1987 में भारत ने श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ
और भारत ने श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच इस रिश्ते जो है वो अच्छे हो जाए, सामान्य हो जाए, करने के लिए एक शांति सेना भेजी। श्रीलंकाई जनता ने समझा भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल कर रहा है। क्या कहा यानी मैंने अभी तक कि जब भारतवंशी लोग ने कहा कि हमारे जो भाई बंधु तमिल रह रहे हैं श्रीलंका में, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो भारत सरकार ने क्या किया, वहाँ पर शांति सेना भेजी। तो श्रीलंका की जनता को ऐसा लगा कि भारत जो है वो हमारे अंदरूनी यानी कि हमारे घर के मामलों में इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, इसलिए 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना बुला ली, यानी कि बिना जो लक्ष्य था कि अच्छे सामान्य रिश्ते हो जाए वैसे हुआ नहीं, और ऐसे ही भारत सरकार को बुलानी पड़ी। क्योंकि भारत जो श्रीलंका की जनता थी वो चाहती ही नहीं थी कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में कुछ भी इंटरफेयर करे। ठीक, तो ये इस तरीके का एक गृह युद्ध चल रहा था श्रीलंका में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एंड का। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखिए। भारत और श्रीलंका में क्या मतभेद है उसके कारण बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत श्रीलंका मतभेद के कारण, भारत तथा श्रीलंका के मध्य मतभेद के 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले नागरिकता संबंधित मतभेद। भारतीय मूल के जो तमिल है उनका नागरिकता संबंधित विवाद जो है वो भारत श्रीलंका के बीच मतभेद का प्रमुख कारण बना हुआ है। उसके बाद सीमा निर्धारण संबंधी मतभेद। भारत श्रीलंका के मध्य समुद्री सीमा निर्धारण की समस्या की वजह से दोनों देशों में समय समय पर मतभेद उभरता रहा है। उसके बाद महासागरीय मतभेद। हिंद महासागर के नियंत्रण की समस्या को लेकर भी भारत श्रीलंका में प्रमुख मतभेद है। उसके बाद टापू संबंधित मतभेद। भारत श्रीलंका के मध्य कच्छ टीबू टापू का मसला भी परस्पर मतभेद की प्रमुख वजह रही है। ठीक, तो ये है भारत श्रीलंका मतभेद के कारण। तो स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारत और नेपाल के कैसे संबंध है ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत नेपाल संबंध, भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है, यानी कि अच्छे संबंध है। दोनों देशों के बीच संधियाँ भी होती है। एक संधि हुई है, उस संधि के तहत दोनों देश के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं, यहाँ तक कि काम भी कर सकते हैं। ठीक, तो इतना अच्छा हमारा रिलेशनशिप है कि हमें वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रशंसा जताई है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूह का उभार हुआ है इस माओवादी आंदोलन के कारण। उसके अलावा चारों तरफ से ज़मीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से हमें रोकता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण हैं। विभेदों के बावजूद दोनों देशों में व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, जल प्रबंधन, ग्रिड के मसले पर वो एक साथ खड़े रहते हैं। तो ये है भारत नेपाल संबंध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की विशेषता क्या है। जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दक्षिण एशिया की निम्नलिखित विशेषता है। सबसे पहली, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सद्भावना, शत्रुता और आशा, निराशा, पारस्परिक शंका व विश्वास साथ साथ बसते हैं। यानी कि इन देशों में लड़ाई झगड़े भी है, प्रेम भी है, सद्भावना भी है और आशा निराशा भी एक साथ है। ठीक, दूसरा, दक्षिण एशिया के उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः हिमालय पर्वत श्रृंखला और हिंद महासागर, यानी कि उत्तर में क्या है, हिमालय की पूरी एक पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में हम देखते हैं हिंद महासागर है। उसके बाद दक्षिण एशिया के पूर्व व पश्चिम में क्रमशः बंगाल की खाड़ी है और अरब महासागर है। ठीक है, अरब सागर है। उसके बाद दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधता से भरा है। पूरा क्षेत्र, यहाँ पर भाषाई, सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता है। हर देश का अपना कल्चर है, अपनी भाषा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता है। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव देश शामिल है। साथ ही कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इस क्षेत्र में
शामिल किया जाता है। तो ये थी दक्षिण एशिया की विशेषताएं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले 1 2 देन 3 4 एंड 5। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, साप्टा क्या है, इसका क्या लक्ष्य है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दक्षिण के सदस्य देशों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी कि साप्टा पर दस्तखत किए। इसका उद्देश्य पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाए तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग की एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के पीछे यही भावना काम कर रही है कि कहीं ना कहीं मुक्त व्यापार को बढ़ावा दी जाए। तो ये इसका लक्ष्य है और इसकी जो स्थापना है वो 2002 में की गई है दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 7 है, शार्क के सिद्धांत को समझाइए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सार्क निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है: संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। ये सार्क के सिद्धांत है। इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर उसका एक पूरक होगा। ठीक है, जब ये क्षेत्रीय सहयोग करेंगे तो ये द्विपक्षीय और बहुपक्षीय नहीं होगा बल्कि उसका पूरक होगा। ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। ठीक, तो ये इसका आंसर है, शार्क के सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत बांग्लादेश के बीच संयोग व असहयोग के मसलों के बारे में लिखिए। भारत और बांग्लादेश के जो मसले हैं उसके संयोग व असहयोग के बारे में लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, भारत बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। तो पहले हम संयोग के मसले देखेंगे। पहला, लुक व एक्ट ईस्ट नीति। बांग्लादेश भारत को लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा था। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया के संपर्क साधने की बात हुई थी। उसके बाद आपदा प्रबंधन व पर्यावरण। आपदा प्रबंधन व पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरत कर संयोग के दायरों को बढ़ाया जाए। तो ये जो दो मसले थे ये संयोग के थे। अब हम देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद या असहयोग के मसले। पहला मसला है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जल। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर मतभेद है। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। ठीक, उसके बाद सेना के लिए रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार से दोनों के मध्य मतभेद है। ठीक, तो ये है असहयोग के मसले और ये संयोग के मसले थे। स्क्रीनशॉट, उसके बाद इनका स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, भारत पाक संबंधों के विषय में लिखिए। भारत और पाकिस्तान के कैसे संबंध है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत पाक संबंध। सबसे पहले भूमिका। भारत पाकिस्तान के संबंधों का इतिहास संघर्ष व मनमुटाव से भरा है और आज भी भारत पाक के मध्य अनेक समस्या है। जैसे विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े। 1947-48 तथा 1965 के युद्ध से इस मसले का समाधान नहीं हुआ। फिर 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा। ठीक, उसके अलावा सामरिक मसले जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। 1998 में भारत ने पोखरण में और इससे कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चंगाई पहाड़ियों पर परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद में ऐसा लगता है कि दोनों देशों
सैन्य संबंध में बन चुके हैं और इनके बीच सीधे व सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। 1960 तक दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी यह कायम है। ठीक, तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे विवाद हैं और सभी मामलों पर वार्ताएं का दौर अभी भी चल रहा है। तो इस तरीके के रिलेशन है भारत पाकिस्तान के। स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक और फिर ये पूरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव के बारे में बताइए। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिका का क्या प्रभाव है? तो चलिए देखते हैं आंसर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव जो है वो तेज़ी से बढ़ा है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं। वह भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीति अपनाई गई है। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है। अमेरिका ने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित बने हुए हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट है, इस क्वेश्चन का आंसर है। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 11। ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। देखते हैं आंसर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। पहला, दोनों देशों ने आपस में अच्छे संबंधों का निर्माण करने पर सहमति प्रदान की है। ठीक, दूसरा, दोनों देशों ने यह सहमति व्यक्त की कि 25 फरवरी 1966 के पूर्व जिस स्थिति में वे वहीं से अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे। दोनों पक्ष युद्ध विराम रेखा पर युद्ध रेखा की शर्तों को पालन करेंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार को हतोत्साहित करने तथा पुनः राजनीतिक संबंधों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो ये ताशकंद समझौते के प्रावधान हैं। इनका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12। भारत के दक्षिण एशियाई देशों के साथ किस प्रकार संबंध रहे, व्याख्या कीजिए। जो भारत है उसके जो दूसरे देश हैं हमारे दक्षिण एशिया के, उनसे कैसे संबंध है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत के दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंध। भूमिका, दक्षिण एशिया में भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं, जिससे भारत की अन्य देशों से कई मसलों पर झगड़े भी हैं व मधुर संबंध भी है। पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में हिस्सेदारी, कट्टरपंथी जमातों के समर्थन सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। विभेदों के बावजूद दोनों देश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। बात करें अगर नेपाल की, तो भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। वर्तमान में नेपाल में और भारत की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों की और मजबूत होने की उम्मीद है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है श्रीलंका और भारत। तो श्रीलंका और भारत की सरकार के संबंध में तनाव इस द्वीप में जारी जो जातीय संघर्ष है उसको लेकर है। परंतु वर्तमान में भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे के करीब आ पाए हैं। उसके अलावा भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं है। मालदीव के साथ भारत के संबंध हृदयपूर्ण और गर्मजोशी से भरे हुए हैं। तो ये था भारत के दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंध। तो स्क्रीनशॉट, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का देन ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13। श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में व्याख्या कीजिए। तो हम इसको ऑलरेडी सेकेंड क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14।
दक्षिण एशिया के राजनीतिक प्रणाली को स्पष्ट करें, तो इसको भी हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है दक्षिण एशियाई शांति एवं सहयोग में सार्क का क्या योगदान है, समझाइए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, आज के तकनीकी युग में कोई देश आपसी सहयोग के बिना उन्नति नहीं कर सकता। विश्व के लगभग सभी राष्ट्र आर्थिक उन्नति के लिए लगभग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसी आपसी सहयोग को बनाने एवं बढ़ाने के विचार से दक्षिण एशिया के 7 देशों ने दक्षेस की स्थापना की। सार्क ने दक्षिण एशिया के सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षेस देशों के मध्य बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया कदम है, बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेस की ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो ये है दक्षेस का आपसी सहयोग में कितनी इसकी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इम्पोर्टेंट रही है, बाकी ये असफल हुआ, इसलिए ज़्यादा ये शांति और सहयोग को नहीं बना पाया। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, भारत पाक के बीच कश्मीर समस्या को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कश्मीर भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। 22 अक्टूबर 1947 को यह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबालियों और अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जो जम्मू कश्मीर के राजा थे वो चाहते थे कि कश्मीर जो रहे वो स्वतंत्र रहे, लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि वो उसमें मिल जाए, इसलिए पाकिस्तान ने कबालियों द्वारा वहाँ पर आक्रमण कराया। पाकिस्तान कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था। कश्मीर के शासक ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी, साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना की। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और भारतीय सेनाओं को कश्मीर भेज दिया। 6 फरवरी 1954 को कश्मीर की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में करने की सहमति प्रदान की। भारत सरकार ने 14 मई 1954 को संविधान में संशोधन कर 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद पाकिस्तान निरंतर कश्मीर का प्रश्न उठाकर वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहा है और यही भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर समस्या है। ठीक है, पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर उसका है, पर वास्तव में कश्मीर जो है वो राजा हरि सिंह के द्वारा भारत को दिया गया है। ठीक, तो ये इसका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारे सारे जो 4 मार्कर क्वेश्चंस थे हमारे चैप्टर 5 के वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपकी जो त्रैमासिक एग्ज़ाम है वो बहुत पास आ रही है। तो अब हमारी जो सेकेंड बुक है उसके हम 5 चैप्टर तक का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो के बाद सेकेंड बुक के वीडियोस डालना शुरू कर देंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।